Hello, type in chat box. चलिए भाई, एक टॉप नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो आज का है, इसको बोलते हैं बायोजेनेटिक आइसोप्रीन या एक्टिवेटेड आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, बायोजेनेटिक आइसोप्रीन, बायोजेनेटिक आइसोप्रीन और एक्टिवेटेड आइसोप्रीन। ठीक है, बायोजेनेटिक आइसोप्रीन किसे कहा जाता है और एक्टिवेटेड आइसोप्रीन किसे कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि बायोजेनेटिक आइसोप्रीन किसे कहा जाता है और एक्टिवेटेड आइसोप्रीन किसे कहा जाता है। तो मैंने इसके पहले वाले में थोड़ा सा मैंने बताया था कि ब्लोच, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि सन फोर्थ, उसके बाद क्या हो गया लेनिन, उसके बाद आपके पास क्या हो गया बोनर। ठीक है, प्रूव दैट आइसोपेंटाइल 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 पायरोफॉस्फेट आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, जिसका नाम होता है आईपीपी। आईपीपी इज आई, देखो मैंने क्या बताया, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रूव किया कि जो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट आईपीपी होता है ना, ये एक आइसोप्रीन यूनिट होती है। इज द आइसोप्रीन यूनिट इज द आइसोप्रीन यूनिट इन ऑल टर्पिनाइड। ठीक है, दैट इज IPP is known as biogenetic isoprene. IPP is known as biogenetic isoprene. ठीक है, या फिर इसको एक्टिवेटेड आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने ये बताया कि जो आप मतलब इनमें कौन कौन दिया था, बलोच थे, फिर उसके बाद लैनिन थे, बोनर ने, इन्होंने ये प्रूव किया गया था कि जो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जिसको आईपीपी बोलते हैं, ये एक आइसोप्रीन यूनिट होती है सभी टर्पेनॉइड के अंदर। इसलिए जो आईपीपी होता है इसको हम लोग बायोजेनेटिक आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। यानी कि आईपीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोजेनेटिक आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। ये पहली लाइन लिखिएगा, कुछ पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो पहला पॉइंट आप इसको इसी को लिखेंगे कि भैया ये इन्होंने ये बताया था कि आईपीपी जो होता है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जो होता है, ये आइसोप्रीन यूनिट होता है सभी टर्पेनॉइड के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भैया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताओगे कि जो आईपीपी होता है, जो आईपीपी होता है, आईपीपी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आईपीपी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आईपीपी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताओगे, आईपीपी कहाँ से ओरिजिनेट होगा, तो ओरिजिनेट होगा एसिटिल कोएंजाइम। और ये जो एसिटिल कोएंजाइम होगा, तो बताओगे दिस एसिटिल कोएंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू
कन्वर्टेड इनटू एसिटिल एस कोएंजाइम, एसिटिल एस कोएंजाइम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि जो आईपीपी होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एसिटिल कोएंजाइम से ओरिजिनेट हुआ है। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एसिटिल एंजाइम से मतलब ओरिजिनेट हुआ है। एसिटिल कोएंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू एसिटिल एस कोएंजाइम। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भैया सबसे पहले कि एक्टिवेटेड आइसोप्रीन यूनिट किसे कहा जाता है, तो आईपीपी को एक्टिवेटेड आइसोप्रीन यूनिट के नाम से जाना जाता है। आईपीपी जो ओरिजिनेट हुआ है एसिटिल कोएंजाइम से ओरिजिनेट हुआ है। पहली लाइन तो आप ये बता दोगे कैसे ओरिजिनेट हुआ है। पहली लाइन तो आपके पास ये होगी भैया ये ओरिजिनेट हुआ आपके पास एसिटिल कोएंजाइम से। आईपीपी जो ओरिजिनेट हुआ है, आईपीपी कैसे बना है, तो एसिटिल कोएंजाइम से बना है। और एसिटिल कोएंजाइम पहले क्या होगा, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल एस कोएंजाइम में। ठीक है, एसिटिल एस कोएंजाइम में। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट 2 पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल एस कोएंजाइम, टू मॉलिक्यूल ऑफ two molecule of acetyl two molecule of acetyl S coenzyme undergoes aldol type condensation to produce acetoacetyl coenzyme, to produce acetoacetyl coenzyme। दो मेथाइल जो होते हैं, आप क्या बताओगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल एस कोएंजाइम अंडरगो अल्डोल टाइप कंडेंसेशन टू प्रोड्यूस एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम। चलिए अब यहाँ पे इसको देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखिएगा यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेंगे एसिटिल एस कोएंजाइम का, ठीक है, तो ये हो गया 2 CH3 C डबल बॉन्ड S 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल एस कोएंजाइम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दो मॉलिक्यूल किसके हैं, एसिटिल एस कोएंजाइम है। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एसिटिल एस कोएंजाइम। ठीक है, ये हो गया क्या, H2C डबल बॉन्ड C OH हो गया एस कोएंजाइम। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो क्या बनाएगा, ये आपका अल्डोल टाइप रिएक्शन देगा। उसमें होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा और ये जो डबल बॉन्ड इसमें जो जो इसके इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जैसे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस जाके किस पे अटैक करेंगे, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे। जैसे कार्बोनिल कार्बन करेंगे तो ओपन क्लोज हो जाए, ओपन हो जाएगा पूरी तरीके से, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या रिएक्शन बनता है यहाँ पे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कि CH3 CO नेगेटिव और आपको यहाँ पे बनेगा S को एंजाइम एंड CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद S को एंजाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में होगा, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये S को एंजाइम आपका बाहर निकल जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O S को एंजाइम आपका बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। इसी को बोलते हैं एसिटो एसिटाइल को एंजाइम। क्या बोलते हैं, एसिटो एसिटाइल को एंजाइम के नाम से जाना। तो वही बताएं, आपको बताया ना कि दो मॉलिक्यूल जब एसिटिल को एंजाइम का undergoes an aldol type condensation reaction and produce acetoacetyl coenzyme, क्या बनाते हैं, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे पहले एक एक करके, पहले बायोजेनेटिक आइसोप्रीन किसे कहा जाता है, तो आपने बताया कि आईपीपी आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट या आइसोप्रीन यूनिट सभी टर्पेनॉइड में पाया जाता है। ये आईपीपी एसिटिल एस कोएंजाइम से ओरिजिनेट हुआ है। जब एसिटल एंजाइम को पहले एसिटल एस कोएंजाइम में कन्वर्ट करेंगे, फिर एसिटल एस कोएंजाइम के दो मॉलिक्यूल आप जब अल्डोल टाइप कंडेंसेशन करेंगे तो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, फिर लिखोगे इन द, अब यहां तक एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बना लिया ना, लिखोगे
In the biosynthesis of IPP, मेल्बोनिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट। इसमें क्या बनता है? मेल्बोनिक एसिड इसके अंदर क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। फिर उसके बाद क्या बताओगे? भी लिखोगे दिस पाथवे इज कॉल्ड एज मेल्बोनिक एसिड पाथवे। तो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा कि बायोजेनेटिक आइसोप्रीन बताइए या फिर मेल्बोनिक एसिड पाथवे बताइए, तो आपको पूरा ऊपर से लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? बायोजेनेस मतलब इसमें आपने क्या बनाया? पहले पूरा बायोजेनेटिक आइसोप्रीन या एक्टिवेटेड आइसोप्रीन में पूरा यहाँ बताओगे, पहले एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बताओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे इन बायोसिंथेसिस ऑफ आईपीपी मेल्बोनिक एसिड इसमें इंटरमीडिएट बनता है। मैंने क्या बताया कि आईपीपी का जब बायोसिंथेसिस लिखेंगे तो उसमें मेल्बोनिक एसिड इंटरमीडिएट बनता है। और ये जो पाथवे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्बोनिक एसिड पाथवे के नाम से जाना जाता है। मेल्बोनिक एसिड पाथवे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे लोगे क्या? अब इसके यहाँ से चालू करोगे एकदम एक एक तरीके से, ध्यान दीजिएगा कैसे चालू करते हैं। हम यहाँ से पूरा लिखेंगे क्या होता है, आईपीपी कैसे बनता है। तो यहाँ से हम सीधा इधर पेज पलटते हैं और इसमें यहाँ से चालू होता है। देखो यहाँ से लिखना चालू करोगे, यहाँ पे लेंगे 2 मॉलिक्यूल CH3COOH का रिएक्शन कोएंजाइम SH के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो CH3COOS, इसी को छोटे फॉर्म में लिख रहे हैं, एसिटिल एस कोएंजाइम है, यही चीज है। और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। फिर जो आपको मैंने बताया ना एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं, यानी कि एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बन गया। ठीक है, अभी मतलब अब इसका हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, अल्डोल टाइप रिएक्शन होगा। यहाँ पे अल्डोल टाइप रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे? एक ले लोगे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर S को एंजाइम के साथ फिर से जब इसका रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मिलेगा आपको इस तरीके से, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, S को एंजाइम और यहाँ बिलो द प्लेन क्या रहेगा? OH रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा, जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? NADPH के प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या निकलेगा? आपके पास NADP निकल जाता है। जब NADP निकलता है तो इसका काम क्या करता है? इसको रिड्यूस करने का काम करेगा। रिड्यूस करने के बाद आपके पास जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखो यहाँ पे कुछ चीजें याद करनी पड़ती है। ये हो जाएगा CHO और यहाँ हो जाएगा क्या? COOH हो जाएगा। फिर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर इसका जो रिएक्शन होता है हम लोग किसके साथ कराते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसको देखो ना, इसको मेल्वालिडिक एसिड बोलते हैं, मेल्वालिडिक एसिड बोलते हैं। अब इसके बाद क्या बनेगा? जब फिर से NADP से यहाँ पे फिर से NADPH का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? NADP प्लस बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? अब यहाँ पे मेल्बोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे COH रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2OH बन जाता है। और फिर यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास? यहाँ पे बन जाता है आपके पास मेल्बोनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे मेल्बोनिक एसिड बन जाता है। यहाँ ये रहेगा खाली CH, मतलब एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका यहाँ इसी को क्या बोलते हैं? मेवालोनिक एसिड बोलते हैं। MEVA मेवालोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? मेवालोनिक एसिड बनता है। अब ये जो मेवालोनिक एसिड बनता है इसका रिएक्शन हम लोग ATP के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या बनता है? ADP बनता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? चलो ध्यान से बताइएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? तब आपको यहाँ पे मिलता है जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे हो जाएगा COOH और यहाँ मिल जाएगा आपके पास OP। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा? OH। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसका रिएक्शन किसके कराते हैं? तो इसका रिएक्शन ATP के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ADP बाहर निकलता है। तो इस केस में क्या होगा? आपके पास क्या आएगा? तो फिर से यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से OH मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ OP जुड़ा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH तो ऑलरेडी है ही है, ये तो है ही है, यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, OPP में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये OPP यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला के आपके पास क्या निकला यहाँ पे, OPPH बाहर निकल जाता है, OPPH बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये OPP बनते हुए देखने के लिए मिलेगा। इसी को बोलते हैं आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं IPP। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोजेनेटिक आइसोप्रीन क्या होता है। बायोजेनेटिक आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है कि इसे किसे कहते हैं, बायोजेनेटिक आइसोप्रीन क्या होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा आपके पास ये पूरा सिंथेसिस है किसका, जो आपके पास IPP का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये छोटा सा आपका पूरा, इसको आपको यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Thus, on the basis of, thus on the basis of these fact, it is clear that mevalonic acid is, mevalonic acid is the precursor, precursor of all steroid एंड टर्पेनॉइड। मतलब प्रिकर्सर मतलब जानते हो रिएक्टिंग स्पीसीज। तो अगर हर टर्पेनाइड और हर स्टेरॉइड में जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, ये मेवालोनिक एसिड ही लिया जाता है, मतलब एक प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स की तरह ही काम करता है ये। कौन आपका, तो आप कहोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट इट इज क्लियर दैट मेवालोनिक एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ ऑल स्टेरॉइड एंड टर्पेनॉइड। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिएगा द फॉलोइंग फैक्ट, द फॉलोइंग फैक्ट, द फॉलोइंग फैक्ट सपोर्ट that mevalonic acid, the mevalonic acid is the precursor of terpenoid and steroid, terpenoid and steroids। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला आप बताओगे, पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था, उल्फ आइसोलेटेड, उल्फ आइसोलेटेड मेल्वेनिक एसिड या मेवालोनिक एसिड जिसको बोलते हैं, उल्फ आइसोलेट किया था मेवालोनिक एसिड को। कहाँ से, तो वो प्लांटों से जिनके पास, जो कि जिनके पास टर्पेनाइड होता है, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास टर्पेनाइड होता है, क्या होता है, जिनके पास क्या होता है, जिसके पास मतलब विच कंटेन टर्पेनॉइड, विच कंटेन टर्पेनॉइड। मैंने क्या बताया, मैंने आपको यही बताया कि इसके फॉलोइंग फैक्ट्स दैट सपोर्ट दैट मेल्वेनिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ टर्पेनॉइड एंड स्टेरॉइड। तो उल्फ ने आइसोलेट किया था मेल्वेनिक एसिड को, कहाँ से, उन प्लांटों से जिनके पास टर्पेनॉइड होते थे। और दूसरे आपके पास थे सिंथेटिक आर, जो मेल्वेनिक एसिड होती है, सिंथेटिक जो आर मेवालोनिक एसिड होती है, मेवालोनिक एसिड लेबल्ड बाय 14C and injected
injected into the plant, the alpha pine is isolated, which is also called which is also labeled by 14C. ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि मैंने आपने बताया कि भैया इसके मेल्वेनिक एसिड के सपोर्ट में मतलब आपने बताया कि मेल्वेनिक एसिड जो प्रिकर्सर होता है टर्पेनॉइड और स्टेरॉइड के अंदर देखने को मिलता है, टर्पेनॉइड और स्टेरॉइड के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपने बताया कि वुल्फ ने आइसोलेट किया था मेल्वेनिक एसिड को कहाँ से, उन प्लांटों से जिनके पास टर्पेनॉइड होता है। सिंथेटिक आर जो मेल्वेनिक एसिड होता है वो 14C से लेबल करते हैं, और जैसे प्लांट के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेवल 14C देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में लिखोगे, नाउ द आईपीपी इज द रियल प्रिकर्सर ऑफ द टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड का क्या होता है, ये रियल प्रिकर्सर होता है। क्या होता है, टर्पेनॉइड का क्या होता है, ये रियल प्रिकर्सर होता है, जिसके पास क्या होता है, जिसके पास 5 कार्बन यूनिट होती है, जिसके पास क्या होता है, 5 कार्बन यूनिट होता है, जिसके पास क्या होता है, 5 कार्बन यूनिट होता है। और जो मेवालोनिक एसिड होता है ना, जो मेवालोनिक एसिड होता है, तो आपने क्या बताया, तो आईपीपी जो होता है, आईपीपी आपका रिवल का मतलब कि रियल प्रिकर्सर होता है टर्पेनॉइड में, जो कि 5 कार्बन का होता है, लेकिन मेवालोनिक एसिड होता है वो 6 कार्बन का होता है। तो मेवालोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर हैविंग 6 कार्बन unit, therefore one carbon is lost from, therefore one carbon is lost from carboxylic group of mevalonic acid as CO2 and produce IPP, isopentyl pyrophosphate, therefore mevalonic acid is precursor of IPP। इसलिए लास्ट में आप लिख दोगे, therefore mevalonic acid is the precursor of IPP, isopentyl pyrophosphate। तो मेवालोनिक एसिड क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रिकर्सर होता है। ठीक है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी भैया बताइएगा। चलिए